नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कैलाश मिश्रा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी यूपीपीएससी मेंस के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपको इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इकोनॉमी हो जाएगी, आपकी पॉलिटी हो जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स और आपकी सोसाइटी, और इन सबसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं डेली 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रहेंगे। और आप लगभग इसमें से आप 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स जो भी लिखना चाहें आप बेसिकली इससे लिख सकते हैं, और इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कंटेंट का भी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये चैनल जो है लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियोज़ में थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है डालने का। ये पढ़ती रहेंगे और जब तक आप मेंस नहीं हो जाता कंप्लीट तब तक मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ कंटिन्यू रहें और डेली के हिसाब से आएँ। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार क्वेश्चंस में आया यूपीएससी और पीसीएस दोनों में। व्हाट इज़ एयर मास, टाइप्स ऑफ एयर मासेस, इम्पैक्ट ऑफ एयर मास ऑन क्लाइमेट। तो हम समझ लेते हैं कि एयर मास है क्या। बेसिकली लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब एक बहुत बड़ी ये जो एयर होगी, ये आपकी एयर जो एक लार्ज स्केल लार्ज मास ऑफ एयर होगा, ये जब भी यहाँ पर ये सोर्स हो गया, सोर्स रीज़न आगे हम समझेंगे क्या होता है। सोर्स रीज़न मतलब बेसिकली जिस रीजन के ऊपर वो हवा बहुत दिन से रुकी हुई है, वो उस रीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपकी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वो सब कुछ उसमें वो अपने ऊपर अंदर ले लेती एयर। और यही चीज़ जो है जब ये ले लेती है और ये लार्ज एयर ऑफ मास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर मास बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेफिनेशन में ये ज़रूर याद रखिएगा कि वेरी लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, मैंने आपको बोला ना कि इस सोर्स रीजन में ये पूरा जो कंडीशंस यहाँ पर हैं ये सारी की सारी ये अपने अंदर ले लेगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बिल्कुल लिटिल होता है या नील के बराबर होता है। जो भी वेरिएशन जो होगा ये आपका ऊपर की तरफ होगा, पर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए कि जो है बिल्कुल लिटिल होता है टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का। ये हो गई हमारी एयर मास। हम देख लेते हैं फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों इसकी। जब भी आप समझिएगा ये एयर मास को इस रीजन के ऊपर काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, अगर अनस्टेबल कंडीशन है, तो एयर तो मूव करने लगेगी अपने आप। तो इसलिए सोर्स रीजन की कभी भी प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं ले पाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये यहाँ पर जो कंडीशंस हों वो स्टेबल हों, ठीक है। उसके बाद जो एरिया हो वो होमोजेनस हो, मतलब लगभग एक तरह का होमोजेनस एरिया हो, कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एक थोड़ी सी लैंड है, थोड़ा सा वाटर है, इस तरह का एरिया नहीं, ये बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया, इस तरह का एरिया नहीं, फ्लैट। जैसे कि आप मान लीजिए कि आर्कटिक ओशन, आपका हो गया जो ओशंस होते हैं, ओशन बॉडीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल कनाडा के रीजन्स हैं, बहुत वाइड है, साइबेरियन रीजन्स हैं, उस तरह के रीजन, और लॉन्ग टाइम तक इसको बने रहना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आपने 3 चीज़ें देख ली, स्टेबल एयर कंडीशंस होनी चाहिए, होमोजेनस एरिया होना चाहिए। अब होमोजेनस एरिया जो है वो वास्ट ओशियन भी हो सकता है और प्लेन्स भी हो सकते हैं। ओशंस मैंने बताया ना कि मैरीटाइम, ट्रॉपिकल, जो आपके एक सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जो आपके ओशियंस हैं, आप समझ रहे हैं ना, पैसिफिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, तो इनके जो रीजन्स हैं वो, या कनाडा, साइबेरिया, इन सब के बहुत जो आर्कटिक रीजन्स हैं, पोलर आर्कटिक, वो रीजन्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, होमोजेनस टाइप्स एरिया से बिहेव करते हैं। तो स्टेबल एयर कंडीशंस होंगी। इसीलिए एक चीज़ ये याद रखिएगा कि स्टेबल एयर कंडीशंस नहीं है कहाँ पर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स में। आपने देखा ना टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है और अनस्टेबल कंडीशंस होती हैं, एक लो क्रिएट हो जाता है क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है उस रीजन में, और हीटिंग की वजह से उसकी क्या होती है, डेंसिटी रिड्यूस करती है और वो एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाती है। तो एयर तो कभी वहाँ रहेगी नहीं सोर्स रीजन, क्योंकि वो अपलिफ्ट हो जाती है। इस कारण से वहाँ पर कभी भी आप देखेंगे कि एयर मास की कंडीशंस नहीं क्रिएट होती, एयर मास वहाँ पर नहीं बनता। आप इक्वेटोरियल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक आप देखेंगे तो आप उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, सोर्स रीजन पूछा गया क्या होता है। सोर्स रीजन एक्चुअली में वो रीजन है जहाँ पर वो एयर जो बहुत लार्ज बॉडी है एयर की, वो वहाँ पर बहुत दिन तक जो स्टेबल बनी हुई थी, वो जो रीजन है वो क्या कहते हैं, उसको हम सोर्स रीजन कहते हैं। कि द रीजन फ्रॉम विच एयर टुक्स द प्रॉपर्टी ऑफ द रीजन, ठीक है ना, समझे ना, कि रीजन्स में जो भी वहाँ का टेम्परेचर कंडीशंस होंगी, वहाँ की मॉइस्चर कंडीशंस होंगी, प्रेशर, वो सब आप एयर जो है अपने अंदर टेक कर लेती है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए सोर्स रीजन। अब सोर्स रीजन या तो वास्ट ओशियन भी हो सकता है, मैंने बताया ना कि बड़े बड़े ओशंस, भाई ओशनिक बॉडी तो सरफेस है बहुत लार्ज है,
तो वो भी हो सकता है, बट इक्वेटोरियल लो प्रेशर के रीजन्स में नहीं, आप उसके ऊपर जाइए, वहाँ पर वास्ट प्लेन्स हो सकते हैं, कनाडा, साइबेरिया, इस तरह के रीजन्स हो गए। अब फर्दर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो सोर्स रीजन्स हैं वो 5 इंपॉर्टेंट है जो हर जगह हैं। अब देखिए, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल होता है, इसको जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल से करते हैं, और जो ट्रॉपिकल और पोलर है ये और आर्कटिक है ये आपका कैपिटल लेटर्स में आता है। तो एक हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपका, एक क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया, मैरीटाइम पोलर हो गया। मैरीटाइम पोलर आप समझ रहे हैं, ऊपर हायर लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे जो ओशियंस बॉडी है, और जो आपकी कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया हैं वो पोलर पोलर। ये कॉन्टिनेंटल पोलर्स में आपके कौन बताया ना, कनाडा या साइबेरिया, इस तरह के रीजन है। मैरीटाइम पोलर में आप वहाँ का देखेंगे पैसिफिक, और ये जो आपका अंटार्कटिक ओशियन है, इसके जो रीजन्स हैं वहाँ पर ही आएंगे। अब कॉन्टिनेंटल आर्कटिक प्रॉपर पोलर रीजन्स जो हैं वो हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस हैं क्या। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 16 टाइप ऑफ एयर मासेस होते हैं, 16 टाइप ऑफ एयर मासेस टोटल। अब इनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, जोग्राफिकली और थर्मोडाइनमिकली। मतलब जोग्राफिकली मतलब एरिया वाइज कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, कॉन्टिनेंट पे बन रहे हैं कि ओशियंस पे बन रहे हैं, मैरीटाइम पे कहाँ बन रहे हैं। थर्मोडाइनमिक्स का मतलब इनकी टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं, या कोल्ड हैं या वार्म है। आपने जनरली देखा होगा कि अब देखिए, जोग्राफिकल में कॉन्टिनेंटल आए, 2 ही हो सकते जोग्राफी, या तो कॉन्टिनेंट्स होंगे या ओशियनिक बॉडीज़ होंगी। अब कॉन्टिनेंट्स में किस तरह कॉन्टिनेंट्स, एक ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एक आपके पोलर रीजन्स के होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। मैरीटाइम में आपकी जो ओशियनिक बॉडीज़ हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में भी होती हैं, और ऊपर की तरफ होती है जो कोल्ड ऊपर जो चलते हैं ओशियंस अपने हो गए, तो पोलर और ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अब ये चीज़ देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में 2 तरह के एयर मासेस होते हैं, कोल्ड, एक वार्म। अच्छा, हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं। कोल्ड एयर मास बेसिकली वो होता है कि जैसे ये जो एयर मास है ये आपका एयर मास है, और ये आपका रीज़न है जहाँ पर ये एयर मास ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये T1 ज़्यादा है इस T2 से, तो ये आप क्या समझ लेंगे, मतलब जो एयर मास है जिस रीजन पे जा रहा है, अगर उस रीजन का टेम्परेचर कम है इससे, तो ये कौन सा एयर मास हो जाएगा, ये वार्म एयर मास हो जाएगा। अगर ये आप देखेंगे कि T1 का टेम्परेचर, अब ये T2 का जो टेम्परेचर है, देखिए ये जो यहाँ पे नीचे जो टेम्परेचर है ये अगर ज़्यादा है और ये कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोल्ड एयर मास। बेसिकली रीजन पे डिपेंड करता है कि जैसा भी हम, अगर रीजन का टेम्परेचर जिस पे एयर मास मेरा ट्रैवल कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर कम है तो हमारा एयर मास क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अगर उसका मतलब वार्म हो जाएगा ना, अब एक जगह ठंडा रहेगा, ऊपर से कोई आ रही तो गर्म ही तो हवा लगेगी हमें, वो हो गया। अगर वो रीजन वार्म है और उस जो एयर मास है उसका टेम्परेचर उस रीजन से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर मास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो एयर मासेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आपने विंड्स में हम देखेंगे आगे चल के कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्या होती है क्वेश्चंस के थ्रू, स्टेबल और अनस्टेबल। अब देखिए, कोल्ड को हम बेसिकली के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से, और वार्म को डब्ल्यू से। स्टेबल हो गया के स्टेबल, के अनस्टेबल, कोल्ड स्टेबल, कोल्ड अनस्टेबल। ये वार्म स्टेबल, वार्म अनस्टेबल। तो ये आपके थर्मोडायनेमिकली हो गए, इतने तरह के आपके होते हैं। यहाँ पर कोई डाउट तो होगा नहीं आपको। अब फर्दर देख लेते हैं इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होता है कि वो होता क्या है, जब एयर मास कहीं बनता है उसके बाद वो दूसरे रीजन्स पे जो है विज़िट करता है, किनके थ्रू, वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लीज जो आपकी होती हैं, ये जो आपकी वेदर सर्कुलेशंस हैं पूरी प्रॉपर, यही विंड्स तो इनको कैरी करके ले जाती है। कई बार जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, ये भी होती हैं। तो ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के थ्रू जो आपकी विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, और इस तरह की जो प्लानिटरी विंड्स हैं ग्लोबल, वो उस एयर मास को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक विज़िट कराने की कोशिश करती हैं। तो अब वो जो एयर मास है वो जब भी दूसरे एरिया में विज़िट करेगी, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये डेफिनेटली उसको इम्पेक्ट करेंगे। मतलब ये वहाँ की वेदर कंडीशंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, वार्म एयर मास होगा, जो ट्रॉपिक्स में वार्म एयर मास होता है, अगर वो दूसरे रीजन्स में जाएगा क्या करेगा, आप बताइए। टेम्परेचर एक तो बढ़ाएगा, क्योंकि वार्म एयर मास है तो उसका टेम्परेचर उस रीजन का बढ़ेगा। अच्छा, एक तो वार्म एयर मास है, ट्रॉपिक्स में आ रहा, तो अगर वो ओशनिक बॉडीज़ के ऊपर से निकल रहा है तो आप ये देखिए उसके पास ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होगी, तो मतलब रेनफॉल के भी चांसेस अच्छे हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आपने देखी होगी, ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। ये देखिए, मैरीटाइम
मतलब समुद्र पे बना हुआ, जो ओशियंस पे बनता है। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स का है। वार्म मतलब उसका जो टेम्परेचर है जहाँ पर भी वो विज़िट कर रहा है उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और अनस्टेबल मतलब देखिए अनस्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं, अनस्टेबल कंडीशंस में ही तो जो डिस्टर्बेंसेस जो आपने जो वेदर में आते हैं वो सब अनस्टेबल कंडीशंस की वजह से तो आते हैं। स्टेबल कब होती है? स्टेबल जब एयर सबसाइड करती है, सबसाइड नीचे की तरफ धंसती है तो वो स्टेबल एयर मास होता है। और जब एयर ऊपर की तरफ जाती है वार्म होने के कारण तो वो अनस्टेबल होती है ना। तो ये जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर रेनफॉल लगभग थ्रू आउट द ईयर होती है। तो ये जो क्लाइमेट है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये इम्पैक्ट किससे करता है? मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मास से। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। हमारा साउथ वेस्ट मानसून भी अगर हम देखें तो क्या होगा? मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, अनस्टेबल ही तो आता है। और देखिए मैरीटाइम नीचे से ओशंस के ऊपर से जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं वही तो लेके आती हैं, वार्म एयर मास होता है जो यहाँ की तरफ ट्रैवल करता है और ये अनस्टेबल होता है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल एयर मास, ये हमारा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो आपने देखा होगा कॉन्टिनेंट्स के थ्रू चलता किधर की तरफ है? ये वाटर बॉडीज़ की थ्रू, क्योंकि हमारा जो ऊपर का हिमालयन रीजन्स है, तिब्बतन रीजन्स है, ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं ना जब ठंड का समय आता है। तो वहाँ से जो है एयर मूव किधर करना शुरू करती? ओशंस की तरफ। तो ये देखिए कोल्ड ट्रॉपिकल, ये आपका क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया, कॉन्टिनेंट से आती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरेट होती है, कोल्ड है और स्टेबल है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो हमारा ये कनाडा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये आपका जो कनाडा है ये बहुत कोल्ड रीजन है और प्लेन रीजन है लगभग। तो आप देखिए कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट से बन रही है, ये क्या हो गया? पोलर रीजन्स हैं, कोल्ड है और स्टेबल एयर मास है। ये एयर मास नीचे की तरफ विजिट करती है, आप देखेंगे तब। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं। जो ग्रेट लेक्स हैं वहाँ से मॉइस्चर पिक करते हुए, और ये एप्लेशियंस पे पीपीटी करती है इसकी एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच जो निकलती है वो रॉकीज़ के थ्रू होते हुए और यहाँ से जो आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, इसके जो वार्म एयर मास है, ये दोनों यहाँ पर ये मीट कर जाती हैं फर्दर। तो एक किधर निकल जाती है? रॉकीज़ की तरफ, दूसरी एप्लेशियंस पे आके जब ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपने देखा होगा साइक्लोनिक रेनफॉल होता था, और जो आप माउंटेनियस ओरोग्राफिक रेनफॉल आप देखते हैं कि ओरोग्राफिक क्या होती है? बेसिकली माउंटेन्स के ऊपर जो एयर क्लाइंब करने लगती है और वो जाके ऊपर कंडेंस हो जाती है और वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, वो आपकी ओरोग्राफिक हो गई। तो एप्लेशियंस पे रेनफॉल होती है। सेकेंड ब्रांच इसकी रॉकीज़ से होते हुए यहाँ आपकी जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, इसके मैरीटाइम ट्रॉपिकल, देखिए ओशियंस पे जनरेट हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन्स में है, वार्म है भाई, ये तो रीजन गर्म ही होता ना, वार्म है और वार्म है तो ये अनस्टेबल होते हुए यहाँ पर दोनों ही ब्रांचेस मीट कर जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसकी। फ्रंट्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आपने देखा होगा फ्रंट्स फॉर्म कैसे होते हैं, जब कंट्रास्टिंग एयर मासेस मीट करते हैं जिस बाउंड्री पे, जैसे वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, जब हमने देखा है कि जब हायर लैटिट्यूड्स में नीचे की तरफ से वार्म एयर मास आता है और ऊपर की तरफ से कोल्ड एयर मास आता है, तो वो जो बाउंड्री है वो आपकी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स के फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स जो बनते हैं वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट्स फॉर्म किससे होंगे? वार्म और कोल्ड एयर मास से। फ्रंट्स फॉर्म होने के कारण क्या बनते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन्स जब विजिट करते हैं, आपने देखा होगा कि वेस्टर्लीज़ के इन्फ्लुएंस में वो वेस्ट टू ईस्ट टेम्परेट साइक्लोन्स विजिट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर भी इफेक्ट करेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशंस, ये सब होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस जो है, ये जो एयर मास होते हैं ना, ये हीट बैलेंस को भी मैनेज करते हैं लैटिट्यूडनल। आपने देखा होगा जो हीट डेफिसिट है हमारा 40 डिग्री लगभग नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके ऊपर के लैटिट्यूड्स में। तो यहाँ से हीट जो है ये ऊपर की तरफ शेयर होती है, तभी हीट बैलेंस जो है ये हमारा मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा हीट बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? बेसिकली दो तरह से होता है, एक ओशनिक सर्कुलेशन से होता है और एक प्लानिटरी जो विंड्स हैं उनके सर्कुलेशंस के थ्रू जो है हीट लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जो है ट्रांसफ़र होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या है कंक्लूजन? ये जो एयर मासेस है इनकी स्टडी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इनकी स्टडी करते हैं तभी हम माइक्रो क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं रीजनल, तभी तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं। हम वेदर प्रिडिक्ट करेंगे उन्हीं के थ्रू। क्लाइमेट चेंज क्या हो सकता है आने वाले समय में उस रीजन में, ये
स्टडी जो है ये हम जब तक एयर मासेस को स्टडी नहीं करते तब तक हम करना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये लोग करते कौन, जैसे मेट्रोलॉजिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं, जो ये अपने दोनों लोग हैं, ये वेदर प्रेडिक्ट करते हैं इनकी स्टडी करके जो आपके एयर मासेस हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा, तो मैंने इसमें लगभग आपको सारी चीज़ें कवर करा दी। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ और इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी भी फॉर्म में आ सकता है ये कि क्या होता है एयर मास, इसकी फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या है, सोर्स रीज़न क्या है, क्लासिफिकेशंस आपने देख लिए, इसके इम्पैक्ट भी मैंने काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिए। आप कोई भी 1 2 3 लिख दीजिएगा, 125 वर्ड्स में ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं। तो ठीक है, ये कंक्लूजन भी आपका हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।